हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। व्हाट वुड अ ट्रैवलर विजिटिंग अ medieval टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड? दैट्स वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट was. A temple town, a administrative center, a commercial town, or a part town, to name just some possibilities. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temple town, what will as center of commercial activities and craft production. जो मध्य युग के नगर थे वहाँ पे कोई भी यात्रा पर कोई यात्री आता था तो उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यही हमको इस चैप्टर में जानना है कि अगर कोई व्यक्ति मिडाइवल एज में किसी दूसरे शहर जा रहा है तो शहर के प्रति उसकी क्या अपेक्षाएं होंगी। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह शहर किस प्रकार का था। क्या वो मंदिर वाला नगर था, या फिर वह प्रशासनिक केंद्र था, या फिर वाणिज्यिक शहर था, या फिर एक पतन नगर था अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। उस समय कई नगर ऐसे भी थे जो प्रशासनिक होने के साथ साथ मंदिर शहर भी थे और वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था, वहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन भी होता था। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स यानी कि प्रशासनिक केंद्र। You read about the Cholas dynasty in chapter number 2. Let's travel in our imagination in Tanjore, the capital of Cholas, at it was 1000 years ago. हमने चैप्टर 2 में ही चोल वंश के बारे में पढ़ा था। अब चलिए हम राजधानी, जो चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर, उसके बारे में पढ़ते हैं। द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन. वन हियर्स द बेल्स ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल built by King Rajaraja Chola. The town people are all praised for its architect Kanjarmalan Rajaraj Peruthachan, who has proudly carved his name on the temple wall. Inside is a massive शिवलिंग. वर्ष के 12 महीने वहाँ पे जो बहने वाली कावेरी नदी थी इस सुंदर नगर के पास पे बहती थी और राजराज जो चोला थे उसके द्वारा निर्मित करवाया गया राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई वहाँ के शहरों में सुनाई देती थी। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मलन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। अब हमें उस पंडित जी का नाम इसलिए याद है क्योंकि उनका नाम मंदिर की दीवारों पे खुदवाया गया था, क्योंकि उसी ने उस मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। नेक्स्ट है बिसाइड द टेम्पल देयर आर प्लेसेस विथ मंडप और pavilions. King hold court in these mandaps, issuing order to their subordinates. There are also barracks for the army. इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक ऐसे राजमहल थे जिनमें कई सारे मंडप बने हुए थे और जो राजा होता था वह इन्हीं मंडपों में अपना दरबार लगाते थे और ये वहीं से अपने आदेशों को जारी करते थे जनता के लिए। और नगर में कई सारे सैन्य शिविर भी बने हुए थे। Next, the town is bustling with markets selling grains, spices, clothes, and jewelry. Water supply for the town come from well and tanks. The Salya weavers, the Tanjavur, and the nearby town of Urayur are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival, fine cotton for the king and nobility, and coarse cotton for the masses. Some distance away at Savamalai, the Satpatis or sculptors are making exquisite bronze idols and tall ornaments, bell metal lamp. नगर जो थे उन बाजारों की हलचल से भरे हुए रहते थे। वहाँ से अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषण की बिक्रियाँ होती रहती थी। नगर के लिए जो जल की आपूर्ति थी वो कुआं और तालाबों से किया जाता था। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर जो उरायूर था वहाँ पे सालिये बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे और झाड़ियाँ और कपड़ा बनाने का काम करते थे। राजा और अभिजात वर्ग के लिए एकदम अच्छे सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार किया जाता था। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के द्वीप बना रहे थे।
नेक्स्ट है टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिम्स सेंटर्स, मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। तंजावुर जो था एक मंदिर शहर का भी उदाहरण है। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप। Temple were often central to the economy and society. Ruler built temple to demonstrate their devotees to various deities. They also endowed temple with grants of land and money to carry out elaborate ritual, feed pilgrims and priests, and celebrate festival. Pilgrims who flocked to the temple also made donations. तंजावुर जो था एक मंदिर नगर था और मंदिर नगर का नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता था। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया होती थी और मंदिर जो थे अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। जो भी राजा होते थे वे विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपने भक्ति को दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे और फिर मंदिरों को भूमि और धन अनुदान देते थे, जिससे कि उनकी आय हो, मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान हो विधि विधान से, और तीर्थयात्री तथा पुरोहित या पंडितों को भोजन कराया भी जाता था उन्हीं पैसों से, और पर्व भी मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा किया करते थे, लेकिन राजा भी विशेष रूप से वहाँ पे अपना सहयोग दिया करते थे। ये यहाँ पे ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लोस्ट वेक टेक्निक से बनाया गया, यानी कि घंटा धातु और लुप्त मोम की प्रक्रिया से बनाया गया एक मूर्ति है। Temple authorities used their wealth to finance trade and banking. Gradually, a large number of priced workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to his need and those of the pilgrims. Thus grew temple towns. Towns emerged around temples such as those Bhilla Swamin and Somnath in Gujarat. Other important temple towns included Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu and Tirupati in आंध्र प्रदेश। जो मंदिर होते थे या फिर मंदिर के जो कर्ता धर्ता होते थे, मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारों में लगाते थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरोहित और पुजारी वहाँ पे मंदिर पे आने लगे और दर्शन यात्री जो वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते थे या फिर जो तीर्थ यात्री होते थे, उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास वे घर बना के बसते गए और इस तरह से वहाँ पे मंदिर शहर का निर्माण हुआ। मंदिर के चारों ओर अनेक नगर का आविर्भाव हुआ। इसी तरह से धीरे धीरे, जैसे मध्य प्रदेश में बिल्ला स्वामीन और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, कुछ अन्य मंदिर नगर तमिलनाडु के कांचीपुरम तथा मदुरई के आंध्र प्रदेश में तिरुपति भी इसी तरह का मंदिर शहर है। पिलग्रिम्स सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स। वृंदावन एंड तिरुमलाई आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन्स। जो तीर्थ स्थल थे वो भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होने लगे। वृंदावन और तिरुवनमलाई जो है ऐसे ही नगरों के उदाहरण हैं। अजमेर was the capital of the Chauhan king in the 12th century and later became the Subha headquarter under the Mughals. It provides an excellent example of religious coexistence. जो 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था अजमेर और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा या फिर मुख्यालय बन गया। यह नगर जो था धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, द celebrated Sufi sant who settled there in the 12th century, attracts devotees from all creeds. Near Ajmer is a lake Pushkar which has attracted pilgrims from ancient times. ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे यहाँ 12वीं शताब्दी में ही बस गए थे और उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी पंथों और मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ से प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री वहाँ पे आते रहते थे। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, छोटे नगरों का जाल। From the 8th century onward, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from large villages. They usually had mandapika to which nearby villagers brought their produce to sell. 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप के अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था और संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उसमें आमतौर पर एक मंडपिका यानी कि जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा
भी होता था और वहाँ के आसपास के गांव जो वाले जो होते थे अपनी उपज को बेचने के लिए वहाँ पे लाते थे. They also had market streets called hut lined with shops. Besides, there were a street for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smith, stone masons, etc. और उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकान और बाजार लगे होते थे जिन्हें हट कहा जाता था. इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ पे कारीगर और शिल्पकार भी आते थे. कुम्हार, लोहार, शक्कर बनाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले इत्यादि सभी व्यापारी उस बाजारों में आते थे. While some traders lived in the town, others traveled from town by town to town. Many come from far and near this town to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel, nut and spices like pepper. बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे जो नगर में अस्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे और कुछ व्यापारी तो नगर में ही अस्थायी रूप से बस गए थे और अपना व्यापार करते थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो अन्य जगह से आते थे, दूर दराज से इन नगर में आते थे सामानों को बेचने के लिए और खरीदने के लिए. दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए भी कुछ व्यापारी इन बाजारों में आया करते थे. Usually a samanta or in later time a zamindar built a fort-filled place in or near these towns. They levied taxes on traders, artisans and articles of trade and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples which had been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in inscriptions that have survived to these days. जो आमतौर पर कोई व्यक्ति होता था, सामंत होता था या फिर जमींदार होता था, इन नगरों में या फिर इनके आसपास किलेबंदी का महल जो था वो बना लेता था और ऐसे सामंत व्यापारी जो होते थे शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे, उनसे वो पैसा लेते थे. कभी कभी इन टैक्स के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जो वहाँ पे नज़दीक होता था और जिनका निर्माण उन्हीं के जमींदारों के द्वारा या राजाओं के द्वारा करवाया जाता था. ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं. ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, बड़े और छोटे व्यापारी. There were many kings of traders. These included the Banjara. Several traders, especially horse traders, formed association with headmen who negotiated on their behalf with warrior who bought horses. व्यापारी जो थे कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे. कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़ा खरीदने और इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था. Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravan and formed guilds to protect their interest. There were several such guilds in South India from the 8th century onward, the most famous being the Manigraman and Nana Desi. जो व्यापारी थे उनको अनेक राज्य और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था और इसलिए वे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ काफिला बनाकर चलते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए गिल्ड बनाकर यानी व्यापार संघ हम जिसे कहते हैं वो बनाकर रखते थे. दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे. उनमें जो सबसे प्रसिद्ध था वो था मनीग्रामम और नाना देसी. These guilds traders extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China. यह जो व्यापार संघ था यह प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ साथ दूर तक व्यापार भी करते थे. There were also communities like Chettiars and Marwari Oswal who went to become the principal trading groups of the country. इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए. गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज एंड हिंदी बनियास
and Muslim Bohras traders extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia, and China. They sold textiles and spices in these ports and in exchange bought gold and ivory from Africa and spices, tin, China's blue pottery and silver from Southeast Asia and China. वे जो थे गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा जो थे दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे और वे इन पतनों में कपड़े और मसाले बेचते थे। बदले में वे अफ्रीका से सोना और हाथी के दांत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी भी लाते थे। The towns on the west coast were home to Arab, Persian, Chinese, Jewish, and Syrian Christian traders. Indian spices and cloths sold in Red Sea port were purchased by Italian traders and eventually reached European markets, fetching very high profits. Spices grown in tropical climates become an important part of European cooking, and cotton cloth was very attractive. This eventually drew European traders to India. We will shortly read about how this changed the face of trading and towns. पश्चिमी तट के जो नगर होते थे उनमें अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। उष्णकटिबंध में जो थे काली मिर्च, दालचीनी और जायफल या सोट, ये सब जो व्यंजन थे महत्वपूर्ण थे। भारतीय सूती कपड़ा बहुत ही लुभावना होता था और ये चीज़ें ही यूरोपियन व्यापारियों को भारत तक खींच कर लाई थी। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्राफ्ट्स इन टाउन, नगरों में शिल्प। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदार वेयर सो फेम्ड for their inlay work in copper and silver that it come to be called बिदारी। बिदार के जो शिल्पकार थे वे तांबे और चांदी की जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदारी पड़ गया। The Panchals Vishwakarma communities consisting of goldsmith and bronzesmith, blacksmith, masons and carpenters were essential to the building of temples. They also played an important role in the constructions of palaces, big building, tanks and reservoirs. Similarly, weavers such as the Slayer or Kaikolars emerged as prosperous community, making donation to temples. Some aspect of cloth making like cotton cleaning, spinning and dyeing become specialized and independent craft. बिदार के जो शिल्पकार थे वे तांबे और चांदी की जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इनका नाम ही बिदारी पड़ गया। पांचाल अथवा विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई सब शामिल थे, ये सब जो थे मंदिर के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होते थे। इसके अलावा वे राजमहल और बड़े बड़े भवन, तालाब और जलाशयों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते थे। ठीक इसी प्रकार सलियार और कैकुलार जैसे बुनकर भी थे जो समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा जो थे देने लगे थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना और काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गया था, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। इस पिक्चर में देख सकते हैं यह एक पीतल का मोमबत्ती दान है, इसमें मोमबत्ती रख के जलाया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे ये एक सॉल का प्रिंट है जो 7वीं शताब्दी में बना हुआ था। सॉल का ये बॉर्डर है। आगे हम देखेंगे अ क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत का नज़दीक से एक नज़ारा। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी is located in the Krishna Tungabhadra basin which formed the nucleus of Vijayanagar Empire founded in 1336। हम्पी नगर जो था वह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित था। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था।
The magnificent ruins at Hampi reveal a well-fortified city. No mortar or cementing agent was used in the construction of these walls, and the technique followed was to weave them together by interlocking. जो हम्पी के शानदार खंडहर है उनसे यही पता चलता है कि उस शहर की जो किलेबंदी थी वह बहुत ही उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चुनने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया था, गूंथ के बनाया गया था। आप देख सकते हैं इसकी एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य। ये दीवार है जैसे इंटरलॉकिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया था। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव. द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स एंड स्प्लेंडिड arcs, domes and pillared hall with niche for holding sculpture. They also had well-planned orchards and pleasure gardens with sculpture motifs such as the lotus and corbels. हम्पी की जो वास्तुकला थी वो विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद होते थे। वहाँ स्तंभ वाले कई विशाल भी कक्ष होते थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले या छोटे छोटे जगह बने हुए थे। वहाँ पे सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। In the 15th-16th century, Hampi bustled with commercial and cultural activities. Muslim merchants, chettis, and agents of European traders such as the Portuguese thronged the markets of Hampi. 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारों के एजेंटों का नाम जो जमघट लगा रहता था। वहाँ पे यानी कि बहुत सारे एजेंट का भीड़ लगा हुआ रहता था। Temples were the hub of cultural activities and devdasis performed before the deity, royalty and masses in the many-pillared hall in the Virupaksha temple. The Mahanavami festival, known today as Navratri in South, was one of the most important festivals celebrated at Hampi. मंदिर जो थे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होते थे और वहाँ पे देवदासियाँ जो थी शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती थी। महानवमी जो आज हम दक्षिण में नवरात्रि के रूप में जानते हैं, उस दिनों हम्पी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंडेड the Mahanavami platform where the king receives guests and accepted tribute from subordinate chiefs. From here to also watches dance and music performs as well as wrestling bouts. जो महानवमी होता था, महानवमी का मंच जो है उसको पुरातत्वविदों ने खोज निकाला है, जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था और वहीं पे वह विराजमान होकर नृत्य और संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम को भी देखा करता था। हम्पी फेल इनटू ruin following the defeat of Vijayanagar in 1565 by the Deccanese Sultan, the rulers of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidar. 1565 ईस्वी में दक्कनी सुल्तान जो गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदार के शासक होते थे, उसके हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। नेक्स्ट वन इज अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत। सूरत जो है पश्चिम का प्रवेश द्वार, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विथ केम्बे एंड समवॉट लेटर Ahmedabad. Surat was the gateway for the trade with West Asia via the Gulf of Hormuz. Surat has also been called the gate to Makkah because many pilgrims ships to sail from here. सूरत जो था मुगल काल में कैम्बे और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जो थे यहीं से अपने जहाज से रवाना होते थे। द सिटी वाज कॉस्मोपॉलिटन
and people of all castes and creeds lived there. जो शहर था वह बहुत ही सर्वदेशीय नगर था जहाँ पे सभी जाति और धर्म के लोग रहते थे. इन द 17th century the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouse at Surat. According to the English chronicler Wovingate, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port of any time. सूरत जो था एक सर्वदेशीय नगर था और वहाँ पे पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम देखे जा सकते थे. अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े हुए देखे जा सकते थे. देयर वेयर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड wholesale shops selling cotton textile. The textile of Surat were famous for their gold lace border and had a market in West Asia, Africa and Europe. The state built numerous rest houses to take care of these needs of people from all over the world who come to the city. सूरत में बहुत सारी ऐसी दुकान थे जहाँ पे सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर मिल जाता था. सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारी वाले कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध था. राज्य ने विश्व की सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह भी बनाया था. देयर वेयर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स. द काथीवाड़ सेठ और महाजन्स had huge banking house at Surat. It is noteworthy that the Surat units Hundis were honored in the far-off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium. वहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए जो भव्य भवन थे और असंख्य मनोरंजन स्थल भी बने हुए थे. सूरत में काठियावाड़ी सेठ तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकार कंपनियां थी और यहाँ पे उल्लेखनीय बात यह है कि सूरत के जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा और इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में बेचा जाता था और वहाँ पे उन्हें मान्यता भी प्राप्त थी. However, Surat began to decline toward the end of the 17th century. This was because of many factors: the loss of markets and productivity, because of the decline of Mughal Empire, control of the sea routes by the Portuguese and competition from Bombay, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668. Today Surat is a bustling commercial center. वहाँ पे 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का जो था अधपतन शुरू हो गया था. इसके बहुत सारे कारण थे. इसका कारण यह था कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर चल रहा था और बाजार की जो उत्पादकता थी उसमें हानि थी. पुर्तगाली द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर लिया गया था. बम्बई से प्रतिस्पर्धा जहाँ पे 1668 ईस्वी में 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था. आज भी सूरत जो है एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है. नेक्स्ट वन इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स. मसूलीपट्टनम के लिए जोखिम भरा दौर. द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम lay on the delta of the Krishna River. In the 17th century, it was center of intense activity. जो मसूलीपट्टनम था यह मछलीपट्टनम कृष्णा नदी की डेल्टा पर स्थित है. 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर हुआ करता था. Both the Dutch and English East India companies attempt to control Masulipattnam as it became the most important port on the Andhra coast. The fort at Masulipattnam was built by Dutch. हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों ही देशों के ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न किया, लेकिन तब तक वह आंध्र तट की सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था. मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने डचों ने बनाया था. द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकुंडा imposed royal monopolies on the sale of textile, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hand of the various East India Company.
गोलकुंडा के जो कुतुबशाही शासक थे उन्होंने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू कर दिया, जिससे वहाँ की व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। फायर्स कंपटीशन अमंग द वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, द गोलकुंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमती, चेट्टीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रोस्पेरस। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कमेटी, चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। As the Mughal began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off Dutch and English against each other. In 1686-87, Mughal Empire, औरंगजेब annexed the गोलकुंडा। मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति जब बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मिर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। This caused the European companies to look for alternatives. It was a part of the new policy of the English East India Company that it was not enough if a port had connections with the production center of the hinterland. The new company trade centers, it was felt, should combine political, administrative and commercial rules. अब जो था, यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने का समस्या आ गया था। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई थी कि कंपनी के नए केंद्र एक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। As the company traders moved to Bombay, Calcutta and Madras, Musulipatnam lost both its merchant and prosperity and declined in the course of the 18th century. Begins today nothing more than dilapidated little town. जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका आधा पतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ भी नहीं है। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, नए शहर और व्यापारी। In the 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textile, which had become popular both in Europe and West Asia. 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो यूरोप के देश थे, व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो कि यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों ही जगह लोकप्रिय हो गए थे। द इंग्लैंड, डच एंड फ्रेंच formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधि का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने में किनका हाथ था? इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच, ये तीनों ही देशों का था। Initially, great Indian trader like Mullah Abdul Ghaffar and Virji Vora, who owned a large number of sheep, competed with them. प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिसके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उन्होंने उनका मुकाबला किया। However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agent. Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. उन्होंने उनका व्यापारियों का मुकाबला तो किया ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। The support in demand for goods like textile led to a great expansion of the craft of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc., with more and more people taking them.
वस्त्रों जैसे वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत ही विस्तार हुआ। Indian textile design became increasingly refined. However, this period also saw the decline of the independence of craftspersons. They now began to work on a system of advance, which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents. इस समय भारतीय कपड़ों की जो रंग था, डिज़ाइन था, इसका अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा परिष्कृत होते गए। लेकिन इस काल में जो थे शिल्पकार की जो स्वतंत्रता थी वह घटने लगी। उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी उन्हीं के लिए ही काम करना पड़ता था और अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब बुनकरों को उन्हीं कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। The 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are nodal cities today. 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ जो आज प्रमुख महानगर हैं। Crafts and commerce underwent major changes as merchants and artisans were moved into the black towns established by the European companies within these new cities. The 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ जो आज जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थापित हो गए। द ब्लैक्स और द नेटिव ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन वेयर कन्फाइंड हियर वाइल द वाइट रूरल ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेसिडेंस ऑफ फोर्ट संत जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट संत विलियम इन कलकत्ता। ब्लैक यानी कि देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट जेम्स जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। The story of craft and commerce in the 18th century will be taken up next year. 18वीं शताब्दी में शिल्पकार तथा वाणिज्य की जो कहानी है उसको हम अगले साल पढ़ेंगे। ये है वास्को डी गामा जिन्होंने 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचकर भारतीय जो कोस्ट लाइन थी उसकी खोज की थी। भारत पहुंचने के लिए अन्य समुद्री मार्ग की खोज करने वालों में से एक क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम भी आता है जिन्होंने 1492 ईस्वी में भारतीय तट की खोज की थी। ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 7 में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।